तो आज हम भारत के इसी जलास्त्र की चर्चा करेंगे और चर्चा इसलिए भी करेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान के कराची को निशाना बना चुका था। बस इंतजार इस बात का है कि हमला करें या फिर नहीं करें। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कमांडर रिटायर्ड भूषण देवन साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कमांडर रिटायर्ड भूषण देवन साहब से। देवन साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं, ये चर्चा आज हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हर पहलू पर चर्चा कर रहे हैं और जब ये भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था उस वक्त भी आईएनएस विक्रांत की चर्चा चल रही थी। ये भी चर्चा चल रही थी कि आईएनएस विक्रांत तैनात कर दिया गया है, पूरी तैयारी के साथ तैनात है और कराची को अपने निशाने पर ले चुका है। बस उसको इंतजार है आदेश का कि जाओ और ध्वस्त कर दो। तो किस तरह की वो तैयारी थी और कहां पर वो तैनात था और उसकी जद में पाकिस्तान का कौन कौन सा हिस्सा? धन्यवाद मनोज जी। जी पाकिस्तान का कराची पोर्ट जो है 70% ट्रेड पाकिस्तान का कराची से आता जाता है जी और 100% ऑयल जो है कराची से आता है। नेवी का एक ही काम है, बड़ा भारी काम होता है कि सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को एनिमी को डिनाई करना, ब्लॉकेड कर देना। उनके पास, पाकिस्तान के पास ऑयल जो है वो 7 दिन का था और बाकी भी ट्रेड रहता है, वो बंद हो जाता तो पाकिस्तान घुटने में एकदम आ जाता। और सेकेंडली क्या होता है, जो हमारे पास मिसाइल्स हैं, एंटी सबमरीन प्लेटफॉर्म्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, कराची भी, ग्वादर भी, वो उनकी चपेट में आता। और हमारे पास सी वेरिएंट ब्रह्मोस भी वॉरशिप प्लेटफॉर्म्स पे हैं। देखिए, ये कैरियर बैटलग्रुप के साथ साथ 7 जहाज थे, 3 विशाखापट्टनम क्लास के और कोलकाता क्लास के, ये थे। डिस्ट्रॉयर, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर था, 36 जहाज जैसे आपने बताया थी, और सबमरीन थी। तो सवाल ये है कि उसके चलते, मैं 71 वॉर में था मैं, तो 71 वॉर में हमारे खाली 6 नेवल वॉरशिप ने पार्टिसिपेट किया था और 4-5 मई दिसंबर को 71 को कराची पे हमने हमला किया। कराची के ऑयल डम्प्स 10 दिन तक जलते रहे। उसके बाद ऑपरेशन, उसके बाद 8 मई को फिर किया। सवाल ये है कि उस टाइम तो बहुत कम था अटैक कराची में, प्रेशर। अब ये है इतना 36 वॉरशिप, तो पाकिस्तान की वॉरशिप कराची हार्बर से निकल नहीं पाई और कई मर्चेंट शिप्स, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। तो कहते हैं लड़ाई वो अच्छी जो बिना लड़े जीती जाए। जो डिटरेंस क्या होता है? डिटरेंस ये होता है कि आप अगर कुछ हिमाकत करेंगे तो आप बुरी तरह पिटेंगे। ये हिमाकत करेंगे, बुरी तरह पिटेंगे, ये किसने? नेवल प्रेजेंस से बनी हमारी। और ये अभी तक नेवल प्रेजेंस एक्टिवेट हुआ नहीं है। अभी तो सिंदूर तो सस्पेंड हुआ है, फुल फ्लेज बंद नहीं हुआ है। तो अभी भी ये हमारा डिप्लॉयमेंट, ये तो ऑपरेशनल चीज है। पर सवाल ये है कि कराची को पूरा ब्लॉक करना, ये काम हमने किया है। और ये इंडियन नेवी जो है, ब्लू वाटर नेवी है। ब्लू वाटर नेवी क्या होता है? ये खाली कोस्टल डिफेंस नहीं, नेवी तो इसके डेफिनेशन से, व्याख्या से, नेवी में क्या है, आप पूरा जहां, आप जो लड़ाई है दुश्मन के घर तक ले जा सकते हैं। जी दुश्मन के घर तक ले जा सकते हैं हम। नॉट, आपको पता है रेड सी तक भी हमने ऑपरेट किया अभी जब ये इजराइल हमास का चल रहा था। तो ये ब्लू वाटर नेवी मतलब वर्ल्ड में कहीं भी जाए। तो हमारी सबसे बड़ी चीज क्यों हो पा रही है, मैं आपको बता रहा हूं। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन 3 सर्विसेज में नेवी ने जो है इंडिजिनाइजेशन का काम बहुत पहले शुरू कर दिया था, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल वॉरशिप डिजाइन। और वो जो है शिप डिजाइन और खुद बनाना और खुद डिजाइन करना, मैन्युफैक्चर करना, ये सब काम धीरे 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 पूरा आत्मनिर्भर पे चल रहा है। क्यों? अगर आत्मनिर्भर नहीं होगा तो आपकी काबिलियत स्ट्रेटेजिक काबिलियत नहीं है, आपकी काबिलियत झूठी काबिलियत है। तो ये सबसे बड़ी बात नेवी ने बहुत पहले 30-35 साल से शुरू की हुई है। तो इस हिसाब से हमारी जो दुनिया इस बात का लोहा मानती है, तभी इंडियन नेवी को इंडियन ओशन में प्रीमियर नेवी माना जाता है। तो ये चीज है और पाकिस्तान को पता है, वो निकल ही नहीं पाए। और इतना भारी डिफरेंस है पाकिस्तानी नेवी और इंडियन नेवी का, हमारी पावर का, हमारी ट्रेनिंग का, हमारी कोऑर्डिनेशन का और इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का। जो इस हिसाब से ये जो है कंबाइंड फोर्स, इसका पावर जो है पाकिस्तान ने देख लिया है।
हमारे बिना पाकिस्तान ने क्या देख चला लिया है? भारतीय नेवी का कोऑर्डिनेशन पावर, पाकिस्तान ने बहुत बखूबी देखा। और जैसे कि पीके सहगल साहब, कमांडर भूषण साहब बता रहे थे कि सब किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है उसका ट्रेड, उसका व्यापार, खासकर तेल। और ये भी चर्चा आ रही थी कि पाकिस्तान के, क्योंकि जब तनाव चल रहा था तो ये चर्चा आ रही थी कि पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा समय का तेल है नहीं, यहाँ तक कि उसके जो जंगी जहाज़ हैं, उसके विमान हैं, वो उड़ाएगा कैसे? 7 दिन से ज़्यादा का तेल नहीं है। और भारतीय नेवी ने इंडियन ओशन में वो तमाम सारी व्यवस्थाएं कर ली थी। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है कि आईएनएस विक्रांत और विक्रांत के ऊपर जो 36 युद्धपोत हैं, वो तमाम सारी बराक मिसाइल्स हैं, क्या इसका विकल्प पाकिस्तान के पास नहीं है? और नहीं है तो ये पाकिस्तान पर कितना कहर बरपा सकता था? तो कमांडर भूषण जो है वो नेवल ऑफिसर है। उन्होंने 71 में ऑपरेशन ट्राइडेंट में हिस्सा लिया। जी। पर उन्होंने कहा कि नाइट 4th 5th को, नाइट 8th 9th को कराची को जला दिया। तो आग जो है लड़ाई के एंड तक चलती रही। इसी माफिक अपने गोदार को भी बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि हमने अपनी नेवी को डेटरेंट रोल में डिप्लॉय किया था। वास्तव में बिना डिक्लेयर किए नेवल ब्लॉकेड हो चुका था कराची का। किसी प्रकार का कोई पाकिस्तान के साथ कोई असला या कोई तेल या कोई मिसाइल या कुछ आ नहीं सकता था। ड्रोन्स, ना ही कोई खाद्य आना सकता था, ना ही कोई दवाइयाँ आ सकती थी। कंगाल पाकिस्तान को हर चीज़ की कमी थी, हर एक चीज़ बाया सी आता है। और हिंदुस्तान की नेवी ने एक किस्म से कम्प्लीटली बॉटल अप कर दिया था। ये नेवी की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि पाकिस्तान के काफ़ी से ज़्यादा उनके सबमरीन्स भी है, उनके फ्रिगेट्स भी है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर्स तो नहीं है, लेकिन वास्तव में उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि अपने बेस से बाहर निकले। वो पोर्ट पे एक किस्म से छुपे रहे। और ये नेवी को इज अ ह्यूज सैल्यूटेशन टू द इंडियन नेवी। वास्तव में हमारे पास जब 71 वॉर थी उस माफी उतना जबरदस्त लैंड अटैक कैपेबिलिटी नहीं थी। अभी ब्रह्मोस के माध्यम से उनको लैंड अटैक कैपेबिलिटी है। ये आर्मी ऑपरेशन को, एयर ऑपरेशन को बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट कर सकते हैं फॉर स्टेइंग फार अवे। सेकेंडली, बड़े पैमाने पर अभी उस समय केवल अलीजे और सी हॉक्स थे। अभी इस समय मेघ जहाज है जिसकी रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर तक है। इवन इफ दी आईएनएस विक्रांत को अगर 1000 किलोमीटर भी दूर रखा हो, फिर भी बड़े पैमाने पर वो हिंदुस्तान की आर्मी और एयरफोर्स के साथ मिलजुल कर बहुत बड़े पैमाने पर गोदार को और कराची को कम्प्लीटली वाइप आउट कर सकते थे। ये है हिंदुस्तान की नेवी की ताकत। और वास्तव में पाकिस्तान जो है उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर उसका विकल्प होता तो उसकी सबसे पहले कोशिश होती कि आईएनएस विक्रांत या आईएनएस हमारा जो विक्रांत था उसको डिस्ट्रॉय करने का। चाइना की भी कोशिश होती कि किसी ना किसी तरीके से आईएनएस विक्रांत को डिस्ट्रॉय किया जाए, लेकिन उनके पास कोई काबिलियत है ही नहीं, विकल्प था ही नहीं। और साथ ही साथ उसके कैरियर के साथ में कैरियर ग्रुप होता है। वो ग्रुप जो है उसका काम होता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को हर प्रकार से प्रोटेक्ट करना। और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मैंने जैसे उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल भी थी, बराक मिसाइल भी थी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर की भी कैपेबिलिटी थी, सरफेस अटैक की भी कैपेबिलिटी थी, लैंड अटैक की भी कैपेबिलिटी थी, एयर टू ग्राउंड टू एयर के, सी टू एयर की भी कैपेबिलिटी थी। सारी की सारी कैपेबिलिटीज इसमें थी और उच्च दर्जे की कैपेबिलिटी थी। आज हिंदुस्तान की नेवी जो है वास्तव में सरकार को साफ तौर पे कहती है कि इंडियन ओशन रीजन में हम कंप्लीट सी कंट्रोल और सी डोमिनेशन अख्तियार कर सकते हैं फ्रॉम द स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का टू द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इंडियन नेवी जो वास्तव में जो ब्लू वाटर नेवी बन चुकी है, इवन इन इंडो पैसिफिक में हमारे कम से कम 3 से 4 या 5 समुद्री जहाज हर समय होते हैं। वियतनाम के इलाके के पास में भी चाइना, हम वियतनाम के साथ में मिलकर कुछ ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं जो चाइना नहीं चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान ने हमेशा अपने लड़ाके जहाज वहाँ भी रखे हुए हैं। और हमारी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो है कंप्लीट एशिया इंडो पैसिफिक के ऊपर हम अपने नेवी के माध्यम से हमारी रीच है, जो पहले कभी नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूँ हमारी नेवी जो है बहुत ही